जरा सोचिए, मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर अर्थ की तरफ बढ़ रहा हो और जल्दी उसके क्रैश होने से पूरा अर्थ तबाह होने वाला हो, और मून को अर्थ से क्रैश होने से बचाने के लिए नासा मून को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने का सोचता है। आज की मूवी मून फॉल में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 एस्ट्रोनॉट ब्रायन हार्पर, जो फ्लावर और एलान मार्कस एक सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए स्पेस में थे। वो लोग अपने काम को एंजॉय करते हुए बातें कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था कि अचानक उनकी तरफ कुछ अजीब सी चीज तेजी से आकर उन्हें टक्कर मारती है। उनका शिप टूट जाता है और एलान ब्रायन से दूर जाने लगता है। ब्रायन शिप की तरफ आता है और उस अजीब सी चीज को देखता है जिसका कोई शेप नहीं था और जो काफी तेज थी। स्पेस शटल के अंदर जो बेहोश हो चुकी थी। ब्रायन जो को लेकर अर्थ की तरफ बढ़ता है। तभी ब्रायन देखता है कि वो चीज मून की तरफ जाती है और मून में उसे कुछ हलचल होती हुई दिखती है। असल में ये अजीब सी चीज मून में बहुत बड़ा गड्ढा कर रही थी। इस इंसिडेंट में एलान की मौत हो चुकी थी, इसलिए ब्रायन से पूछताछ की जाती है, जिसमें वो कहता है कि किसी अजीब सी चीज ने उन्हें हिट किया, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता। जो बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी बात को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। इस इंसिडेंट के बाद ब्रायन हार्पर को नासा से निकाल दिया जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम केसी हाउसमैन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि बचपन से ही नासा को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो एक स्टोर में काम करता है। केसी अपनी माँ के साथ रहता है, जिन्हें भूलने की बीमारी है, और उन्हें लगता है कि केसी नासा में काम करता है। केसी का इंटरेस्ट स्पेस में है, इसलिए वो चोरी छुप के एक टेलीस्कोप को यूज करता है। वो मून पर काफी रिसर्च भी करता है। उसे एक दिन पता चलता है कि मून धीरे धीरे अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर अर्थ के नजदीक आ रहा है। वो ये खबर नासा को देने की कोशिश करता है, लेकिन नासा की रिसेप्शनिस्ट इसे एक प्रैंक कॉल समझ के उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपने बेटे जिमी के साथ रहती है, जिसके केयरटेकर मिशेल है, वो अपने ऑफिस जाती है, जहां उसे सेम खबर मिलती है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने लगा है। ये सुनते ही जोसिंडा काफी हैरान होती है कि इतने टाइम से उन्हें इस बारे में कैसे कुछ पता नहीं चला और इससे रिलेटेड उन्हें कोई भी रिकॉर्ड्स कैसे नहीं मिले। इसके बाद हम केसी को देखते हैं। उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें ब्रायन का फोटो रहता है। केसी को पता चल जाता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और ब्रायन एक स्कूल में स्पीच देने के लिए जाएगा। ब्रायन 10 साल पहले काफी बड़ा एस्ट्रोनॉट था, इसलिए केसी उससे मिलने जाता है। स्कूल जाकर उसे पता चलता है कि वहां सिर्फ बच्चे मौजूद है, तो वो उन सभी बच्चों को मून के बारे में लेक्चर देने लगता है, जिसके कुछ ही देर में वहां ब्रायन भी पहुंच जाता है। केसी ब्रायन को अपनी थियरीज और कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को बताने लगता है, जो उसने आज तक मून पर रिसर्च करके कलेक्ट की थी। साथ ही केसी को ये भी बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकलता जा रहा है, लेकिन ब्रायन को उसकी ये बातें बस एक मजाक लगती है। वो केसी की बातों को सीरियस नहीं लेता और वो गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा देता है। पर जाते जाते केसी अपनी कलेक्ट की हुई सभी इंफॉर्मेशन को वही उसके पास फेंक देता है। इसके बाद ब्रायन अपने घर आता है, तब उसे उसकी एक्स वाइफ ब्रेंडा का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से उसके बेटा कार चेज में पकड़ा गया। वही पुलिस को उसके पास से कुछ नशीले पदार्थ भी मिले। अगले दिन जब ब्रायन कोर्ट में जाता है, जो जज सोनी को 1 हफ्ते जेल में रखने का ऑर्डर देते हैं। ब्रायन इस बात से काफी परेशान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मून का रेडियस धीरे धीरे कम होने लगा था और जो अपने डायरेक्टर को कहती है कि हमें दोबारा मून पर जाना होगा, जिससे हमें इसका रीजन तो पता चल सके। वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन केसी ऑलरेडी इस खबर को सोशल मीडिया पर फैला चुका था, इसलिए पूरे देश और मीडिया में हड़कंप मच चुका था। सभी को किसी ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा था। पूरी दुनिया में दंगे होने लगे थे। लोग ज्यादा से ज्यादा खाना स्टोर करने लगे थे। वहीं नासा और कुछ यूरोपियन एजेंसी मून पर जाने के मिशन को स्टार्ट कर रहे थे। ब्रायन जब टीवी पर यह न्यूज देखता है तो उसे केसी याद आता है। वो केसी के उन्हीं पेपर को पढ़ने लगता है जिसमें उसने मून से रिलेटेड अपनी सभी इंफॉर्मेशन को लिखा था। ब्रायन को केसी की एक वेबसाइट मिलती है। उस वेबसाइट पर केसी का एक वीडियो था जिसमें वो कहता है कि जो भी उसकी थियरी पर भरोसा करता है वो मुझे आज पाम होटल में मिले। वही दूसरी तरफ ब्रायन केसी से मिलने पाम होटल पहुंच जाता है। ब्रायन केसी से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब नासा से पहले कैसे पता चला, जिस पर केसी उसे बताता है कि वो स्पेस और मून इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है और वो कई सालों से अर्थ और स्पेस पर रिसर्च कर रहा है। साथ ही वो ब्रायन को ये भी बताता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है जिसके कोर पर एक शेल है जो कि उसे एनर्जी देता है, और उसका मानना है कि उस मून के उस शेल में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है जिससे वो अपनी जगह से हटा है। ब्रायन अब भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और उसे पागल कहता है। वही अब हम स्पेस में नासा के स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जो मून पर पहुंच चुका होता है। वहां वो मून पर एक बहुत बड़ा होल देखकर हैरान रह जाते हैं। उस होल के अंदर वो एक ड्रोन जैसे डिवाइस को भेजते हैं जो कि 25 किलोमीटर तक नीचे जाता है और अचानक वापस आने लगता है।
ये सब कुछ जो और उसकी टीम अपनी स्क्रीन पर देख रही थी। होल के अंदर से वो अजीब सी चीज भी बाहर आती है। वो उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही तीनों एस्ट्रोनॉट्स को मार देती है। जो और सभी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सुनामी सभी बिल्डिंग्स को पार करते हुए केसी और ब्रायन की बिल्डिंग की तरफ आती है। वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं। वही नासा के ऑफिस में हम देखते हैं कि नासा का डायरेक्टर मून में होने वाले इस इंसिडेंट से इतना डर चुका था कि वो खुद डायरेक्टर की पोस्ट से हट ही जाता है और जो को डायरेक्टर बना देता है। लेकिन जो कहती है कि वो अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकती है, तो डायरेक्टर उसे एक डैनफील्ड नाम के आदमी से मिलने को कहता है जो कि उसकी मदद करेगा। वो जो को उस आदमी का एड्रेस भी देता है। दरअसल डैनफील्ड नासा में काफी सालों पहले काम करता था और उसके पास नासा के काफी सारे डार्क सीक्रेट्स के रिकॉर्ड्स भी थे। जो फिर उस एड्रेस पर जाती है जहां उसे ब्रायन के हेलमेट कैमरा की वीडियो मिलती है, जिसमें वो देखती है कि ब्रायन सच कह रहा था कि किसी चीज ने उन लोगों पर हमला किया था। तभी डैनफील्ड वहां पर आता है जो उसे बताता है कि नासा इसके बारे में पहले से जानती थी, लेकिन उन्होंने ब्रायन को पागल कहकर उसे जॉब से निकाल दिया और सभी लोग से इस चीज को छुपाया गया। वो कहता है कि अपोलो 11 ये जो फर्स्ट मिशन था मून का, तब उसकी लैंडिंग के समय एस्ट्रोनॉट्स को मून पर काफी स्ट्रेंज चीजें देखने मिली थी। उन्हें लैंडिंग में काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मून चाहता है कि वहां कोई इंसान नहीं आए। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स ने इंजन बंद किया था तो सब कुछ स्टेबल हो गया और वो लैंड कर सके थे। इससे एस्ट्रोनॉट्स ये अनुमान लगाते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें की वजह से ये लोग लैंड नहीं कर पाए थे। आगे डैनफील्ड बताता है कि अपोलो 11 में वो खुद भी शामिल था और वापस अर्थ पर आने के बाद उसने और उसकी टीम ने नासा को इस बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन नासा ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसे पागल करार दिया। आगे डैनफील्ड बताता है कि असल में मून एक आर्टिफिशियली बनाया गया स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्वाम नाम की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सामने हम ह्यूमंस कुछ भी नहीं है। जो ये बात मिलिट्री को बताती है, लेकिन मिलिट्री अब खुद एक्शन लेना चाहती है। वो लोग मून को न्यूक्लियर से उड़ा देना चाहते हैं। मिलिट्री में ही जो का एक्स हस्बैंड डेविडसन भी है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी तरह मून पर जाकर सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन डेविडसन उसे कहता है कि वो उसके साथ कोलोराडो चले जहां वो अपने बेटे जिमी के साथ बंकर में सेफ रहेंगे। असल में ये स्वाम किसी भी टेक्निकल चीज को फील करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए नॉर्मल शिप में मून पर नहीं जाया जा सकता। जो को पता चलता है कि एक काफी पुराना रॉकेट है जो कि मैन्युअली भी चल सकता है। वो उसे इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। वो अपने बेटे जिमी और मिचेल के साथ डेविडसन के पास जाने को कहती है और वो ब्रायन से मिलने के लिए जाती है जो कि शिप को चला सकता है। अब ब्रायन को नासा से नफरत है, इसलिए वो पहले मना करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि अगर उसकी एक्स वाइफ और उसके बेटे को सेफली बंकर में ले जाया जाएगा तो ही वो जो के हेल्प करेगा और इसके लिए जो मान जाती है और दुनिया को बचाने के लिए वो एग्री करता है। वो लोग म्यूजियम में रखे पुराने स्पेस शटल एंडीवर को निकालते हैं। ये स्पेस शटल काफी पहले स्वाम को खत्म करने के लिए ही बना गया था, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इसे रिटायर कर दिया गया था और स्वाम के बारे में बाहर किसी को नहीं बताया गया था। जो का एक्स हस्बैंड उन्हें एक बॉम्ब बेचता है जिसे वो लोग मून में यूज करके स्वाम को खत्म कर सकते हैं। जो ब्रायन के बेटे को जेल से निकलवा कर ला चुकी थी, जिससे ब्रायन काफी खुश था। सब कुछ नॉर्मल सा ही चल रहा था कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और जमीन फटने लगती है। इसी वजह से स्पेस शटल का एक इंजन भी टूट जाता है। अब जो हार मान लेती है और वो पूरे क्रू को यहाँ से जल्दी निकल जाने को कहती है। सभी लोग प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब शटल का एक इंजन खराब हो चुका है, इसलिए उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो खुद को मून की सरफेस तक पुश कर सके। लेकिन हमारा केसी हार नहीं मानता। वो कहता है कि मून की ग्रेविटी अब काफी बढ़ चुकी है और मून अर्थ की सरफेस के काफी पास है। अगर हम दोनों इंजन का यूज करके मून के ऑर्बिट तक पहुंच जाए तो मून हमें अपनी तरफ खुद ब खुद खींच लेगा। रिस्क है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब ब्रायन, जो और केसी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचते हैं। जो अपने बेटे जिमी और मिशेल को ब्रायन के बेटे सोनी के साथ भेजती है। उन लोगों को जल्द से जल्द डेविडसन के पास बंकर में पहुंचना था। हमारे तीनों हीरो अपने स्पेस शटल में बैठ चुके थे, लेकिन अचानक एक बहुत ही बड़ी लहर पूरे शहर को तबाह करते हुए इनकी तरफ ही आ रही होती है, जो उन्हें हिट करने वाला था। लेकिन उससे पहले ही वो सही सलामत लॉन्च कर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग इंजन को डिटैच करके मून के ऑर्बिट पर पहुंच जाते हैं, जिससे वो अब शटल को मैन्युअली कंट्रोल कर सके। वही अर्थ पर हम देखते हैं कि सोनी कार ड्राइव करता हुआ एक बर्फीले रास्ते से गुजर रहा था। तब एक आदमी लिफ्ट मांगने के बहाने उनकी कार छीनकर ले जाता है। मून अर्थ के काफी पास होने की वजह से उसके टुकड़े अर्थ पर मेटियोर्स की तरह गिरने लगे थे और मून अपनी ग्रेविटी से अर्थ की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगा था, जिससे बचकर सोनी, जिमी और मिशेल भागते। वही यहाँ स्पेस में तीनों शटल को ऑफ करके उसका यूज मैन्युअली करके मून की सरफेस की तरफ ले जाते हैं। उनका प्लान काफी सिंपल था कि वो लोग एक शटल के एक पार्ट में बॉम्ब रखकर उसे मून के उस होल में सामने रख देंगे और उसे ऑन कर देंगे। उसके सिग्नल से स्वाम उसे डिस्ट्रॉय करने के
लिए जैसे उसके पास आएगा वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर देंगे। लेकिन इतनी आसानी से ये सब कहां होने वाला था। ये लोग अपने शटल को ऑफ करके उसमें बैठे थे ताकि स्वाम उनके एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर पाए। स्वाम होल से बाहर भी निकलता है लेकिन बॉम्ब वाले पार्ट की तरफ जाने की बजाय उनकी शटल की तरफ आने लगता है। ब्रायन को अचानक रियलाइज होता है कि केसी के फोन की वजह से स्वाम उन पर अटैक करने आ रहा है। वो केसी का फोन तोड़ देता है और स्वाम वहीं पर रुककर वापस होल में चला जाता है। इसके बाद अर्थ पर हम देखते हैं कि सोनी अपनी माँ ब्रेंडा और उसका न्यू हस्बैंड टॉम के पास जाता है। वो लोग जिस जगह पर थे वहां भी मून के टुकड़े गिरने लगे हैं। उन्हें पता चलता है कि जल्दी उनके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा। सोनी उन्हें बंकर के बारे में बताता है। वही दूसरी तरफ ब्रायन, जो और केसी लैंडर में बैठकर उस होल के अंदर जाते हैं। पहले तो मून की दीवार दिखती है, लेकिन जैसे ही वो और अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि मून की दीवार मेटल की थी। केसी कहता है कि उसकी थियरी हमेशा से सही थी। वो अपना लैंडर लेकर जब मून के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि मून सच में खोखला है और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मैकेनिकल रिंग्स घूम रही थी। उसके कोर में एक एनर्जी भी थी, जैसे कि केसी ने कहा था। वो लोग जैसे ही बॉम्ब के रिमोट को एक्टिवेट करते हैं तो स्वाम उन्हें डिस्ट्रॉय करने आता है। ब्रायन लैंडर लेकर उसके पास बढ़ता है लेकिन लैंडर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और खुद चलने लगता है। स्वाम उनका पीछा करता है लेकिन एक ग्रीन एनर्जी उन्हें बचाकर एक दीवार के अंदर ले जाती है, जहां पर लैंडर क्रैश कर जाता है और ये तीनों सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद अर्थ पर हम देखते हैं कि सोनी और टॉम एक स्टोर से कुछ सामान लेते हैं, लेकिन वही आदमी जिसने उनकी कार चुराई थी वो उन्हें बंदूक की नोक पर डराने की कोशिश करता है। तभी सोनी अपनी गन से उन्हें पीछे हटाकर कार लेकर अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां से चला जाता है। मून अर्थ के काफी ज्यादा पास था, इस वजह से वहां पर बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे थे। सभी गुंडे उनकी कार को चेस करते हैं लेकिन सोनी ड्राइव करता हुआ उन सबसे बच निकलता है। ये सभी गुंडे मर जाते हैं। ये सब एक टनल देखते हैं जो उन्हें लगता है कि सेफ होगी, इसलिए ये सभी उसके तरफ बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ होश में आने के बाद केसी और जो देखते हैं कि ब्रायन वहां पर नहीं था। वही स्वाम उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जिसके अंदर ये सब थे, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पा रहा था। ब्रायन एक वाइट जगह पर उठता है जहां उसे उसके बेटे सोनी का छोटा रूप दिखता है जो उससे बात करता है। दरअसल ये एक एआई था। वो एआई ब्रायन से कहता है कि मैंने तुम्हारी मेमोरी पढ़ के ये रूप लिया है। आगे वो बताता है मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पूर्वज हूं। ये सुनकर ब्रायन काफी हैरान होता है। एआई कहता है आज से करोड़ों साल पहले इंसान के जो पूर्वज थे वो हाईली इंटेलिजेंट थे और स्पेस में उन्होंने काफी सारी प्लैनेट्स बनाए हुए थे और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया था और काफी पीसफुली वो अलग अलग प्लैनेट्स में रहा करते थे। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयर होते गए और धीरे धीरे करके उसने खुद की आर्मी बनाई और वो एआई पूरी तरह से खतरनाक बन के स्वाम बन गया और वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर उस समय के इंसानों को मारने लगा। लेकिन इंसान भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने एआई से काफी सालों तक फाइट किया। अलग अलग प्लैनेट्स में उनकी ये लड़ाई चल रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इंसानों के एनर्जी और रिसोर्सेज भी खत्म होते गए। दरअसल अर्थ इन्हीं एडवांस ह्यूमंस ने बनाया था और मून भी अर्थ की ग्रेविटी के लिए उन्होंने ही आर्टिफिशियली बनाया था। इसके बाद उन्होंने अर्थ पर खुद का डीएनए डाला ताकि सदियों के बाद इवोल्यूशन होकर अर्थ पर भी इंसान हो। और इसके बाद इस लड़ाई में एडवांस्ड ह्यूमंस मारे गए, लेकिन उन्होंने अपना सबकॉन्शियस एक एआई में स्टोर किया था और उसे स्वाम से बचाने के लिए मून के ही कोर में एक मजबूत स्ट्रक्चर में रख दिया था। लेकिन जब स्वाम पूरे यूनिवर्स में इंसानों की खोज कर रहा था तब उसे अर्थ और इस सबकॉन्शियस एआई के बारे में पता चलता है और वो उस सबकॉन्शियस एआई को मारना चाहता था, लेकिन मजबूत स्ट्रक्चर के कारण वो ये नहीं कर पा रहा था। इसलिए स्वाम ने इंसान और इस सबकॉन्शियस एआई को मारने का तरीका ढूंढा और मून को सीधे अर्थ पर ही क्रैश करने का प्लान बनाया, जिससे इंसान और ये सबकॉन्शियस एआई दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते। ये सबकॉन्शियस एआई ब्रायन को कहता है कि बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज जब सामने आती है तभी स्वाम उसे डिटेक्ट कर पाता है। आगे वो कहता है अगर अर्थ के लोगों को बचाना है तो उन्हें किसी भी तरह से उस स्वाम को मारना होगा और इसके लिए उस सबकॉन्शियस एआई को ब्रायन की हेल्प चाहिए थी। सारी हकीकत जानने के बाद ब्रायन भी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद अचानक ब्रायन वहीं पर गिर जाता है। केसी और जो वहां पर आते हैं। ब्रायन उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि वो लोग बॉम्ब को मून के कोर के पास नहीं फोड़ सकते। उन लोगों को स्वाम को कोर से दूर ले जाकर ही उसे खत्म करना होगा। अगर कोर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि सबकॉन्शियस एआई ने उनके लैंडर को नई जैसा बना दिया था। वही अर्थ पर हम देखते हैं कि टॉम की बेटी का ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। वो उसे अपना मास्क पहनने के लिए देता है और उसे आगे आगे चलने को कहता है। सभी लोग टनल तक पहुंच चुके थे। टॉम की बेटी भी वहां पहुंचती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि टॉम ने उसे जिंदा रखने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। सोनी टॉम को देखने के लिए वापस जाता है कि तभी एक बहुत बड़ा पत्थर उनके टनल से टकराता है। सोनी ब्रिज से नीचे गिर जाता है और मिशेल उसे बचाने के लिए जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बंकर में मिलिट्री देखती है कि मून अब अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है।
यहाँ असली तबाही शुरू हो चुकी है, सब कुछ खत्म होने को रेडी है। मिलिट्री के पास यही मौका है कि न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने का, लेकिन उन्हें नहीं पता कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करते ही मून तो खत्म होगा ही, साथ ही अर्थ भी नहीं बचेगी। ब्रायन लैंडर का इंजन ऑन करता है और उसे लेकर बाहर की तरफ निकलता है। स्वाम उन्हें दोबारा से चेस करता है, लेकिन सबकॉन्शियस एआई स्वाम पर अटैक करता है। ये लोग बाहर पहुंचते हैं और इंजन ऑफ करते हैं। ब्रायन अब उन्हें रिवील करता है कि उसे बॉम्ब वाले सेक्शन को लेकर रुकना होगा और खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। जो उससे बहस करने लगती है, लेकिन ब्रायन उससे बताता है कि बॉम्ब को मैन्युअली एक्सप्लोड करने के लिए एक को रुकना ही होगा। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि केसी बॉम्ब वाले सेक्शन में खुद को लॉक करके कहता है कि वो ये काम करेगा। ब्रायन पहले तो उस पर गुस्सा करता है, लेकिन बाद में कहता है कि उसे केसी पर गर्व है। वही अर्थ पर डेविडसन सभी को न्यूक्लियर फोड़ने से रोकता है, क्योंकि उसे बिलीव है कि उसकी वाइफ अपने मिशन को पूरा करेगी। ब्रायन और जो केसी को फाइनल गुड बाय कहते हैं और अपने लैंडर को लेकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही स्वाम केसी के पास आता है, वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है और स्वाम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इनका लैंडर उस होल से बाहर आता है, लेकिन तब ये देखते हैं कि मून अर्थ को टच ही करने वाला था। इसलिए जैसे वो उस होल से बाहर आते हैं, वो सीधा अर्थ पर ही लैंड हो जाते हैं और जैसे ही वो स्वाम मारा जाता है तो मून अर्थ से दूर जाने लगता है और मून धीरे धीरे वापस अपने ऑर्बिट पर जाने लगता है। और इसी तरह कुछ ही घंटों में सब कुछ स्टेबल हो जाता है और हम देखते हैं कि सोनी अपनी पूरी फैमिली के साथ जिंदा है। पूरी अर्थ बर्फ से ढका हुआ था। ब्रायन और जो भी सही सलामत अर्थ पर थे, वो लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं और मून को देखते हैं जो अपने ऑर्बिट पर दोबारा से जा रहा था। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो मर चुका था, लेकिन एआई ने उसके कॉन्शियसनेस को जिंदा रखा था। उसे अपनी माँ दिखती है जो कहती है कि तुम अब मून का एक पार्ट हो। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इस तरह की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।